अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आपके बोर्ड के पेपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे। और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो भाई डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर्स के मार्क्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप लाइफ में कहाँ तक जाओगे। बट हाँ, आपका करेक्टर ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करता है। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे तो 4-5 पेपर तो ख़राब हो ही गए, तो ये 1-2 अच्छे हो के क्या ही हो जाएगा। सो आप फेलियर हैं, लूज़र हैं और हमेशा लूज़र ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास अभी मेहनत करने का मौका था, मतलब 2-3 पेपर अच्छे निकालने का मौका था, बट यू फाउंड अनदर एक्सक्यूज़ नॉट टू वर्क हार्ड, राइट। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, चलो यार आज तक जितने हुआ, अब इंशाल्लाह मैं जो 2-3 पेपर बचे हैं इसको बिल्कुल अच्छे से करूँगा, ताकि जो है वो मेरी परसेंटेज अच्छी आ जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। अच्छा, वही पेपर अच्छे नहीं भी हुए तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो रियल लाइफ में अगर इन चीज़ों की हम बात करें तो इतना कोई मैटर नहीं करता है। सो उसी डिप्रेशन, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन हो रहा है तो उसी डिप्रेशन को दूर करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक मास्टर क्लास वीडियो मैथमेटिक्स का, वन शॉट की। लिटरली ये वीडियो ऐसी वीडियो अगर आपने देख ली है मैथ के पेपर में, जिसने पूरा साल मैथ की किताब भी नहीं खोली होगी ना, सेक्शन बी के अंदर उसके फुल मार्क्स गारंटीड बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो उसने तमीज़ से पूरी देख ली बगैर स्किप किए और एंड तक वीडियो देख ली, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस कंबाइन किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंशाल्लाह। या तो बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी यही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, या फिर इसी क्वेश्चंस की जो है वो रिलेटेड आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद मी। आइए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है भाई, इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। ए का हमें जो है वो सेट दिया हुआ और बी का, और हमें बोला हुआ है कि भाई प्रूफ करो ये चीज़। अच्छा, अब अगर आपके थोड़े से मैं जो है वो कॉन्सेप्ट देखूं तो आपको मैं अगर रिवाइज़ करवाऊं, आपने मैट्रिक के शुरू में पढ़ा होगा कि ये वाला जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है ना, ये डी मॉर्गन्स लॉ ही है, राइट। मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर दूसरा मैं देखूं तो दूसरा हमारे पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये होता है। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन दोनों को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज़ बताने का मकसद क्या है, ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि बोर्ड वाले, आपको पता है कि आजकल कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का 9 का पेपर आपने देख लिया होगा, अंदाज़ा हो गया होगा आपको। तो अगर वो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दे दे, ए और बी की दे दे, और बोले देन प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, अगर वो ये स्टेटमेंट दे दे कि प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो आपने ये दोनों करने हैं, ये वाला भी करना है और बच्चों ये वाला भी करना है। लेकिन अगर वो प्रूफ करने के लिए ऐसे लिख दे तो सिर्फ यही करना होगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो आइए जल्दी से शुरू करता हूँ। मैं पहला वाला पार्ट करवाऊँगा, बाकी दूसरा आप खुद करना, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। सो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो मुझे पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन में से ए यूनिवर्सल ए यूनियन बी की अगर मैं वैल्यू माइनस करवा दूंगा तो वो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगी, ऐसा ही है ना भाई। सो अभी जो है वो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सल सेट की मुझे वैल्यू दी है 1 से 10 तक, लेकिन मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी कैसे निकालूंगा, आई हैव ए सेट, आई हैव बी सेट। यूनियन कैसे निकलता है बच्चों, दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों के एलिमेंट्स को जो रिपीट हो रहे हैं उसको एक ही दफ़ा लिखना है। लेट सपोज अगर यहाँ पे देखो तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट सीक्वेंस से आ जाएंगे। सो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। 1 3 5 7, सॉरी 6 भी है ना, तो यहाँ पे 6 इधर लिख देता हूँ, मसला नहीं है, सीक्वेंस का कोई इतना इशू नहीं होता। 7 6, ठीक है, 8 और 9, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी, 1 3 5 7 और 6 8 और 9, राइट। सो अब क्या करना है भाई, ए यूनियन बी तो आ गया सर, अब क्या करना है, इसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे तो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब यूनिवर्सल सेट में अगर मैं देखूँ, यूनिवर्सल सेट में क्या है भाई, 1 से 10 तक नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से 10 तक नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, ये आ गया। और माइनस किससे करवाना है भाई, ए यूनियन बी से, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 1 3 5 6 7 8 9।
अब माइनस कैसे करवाते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करवाते हैं, जो आपका पहला सेट है सिर्फ़ और सिर्फ उसके बचे हुए एलिमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है। इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो पहले सेट के एलिमेंट कौन कौन से बच रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको चेक करवाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहले सेट के कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 भी कैंसिल आउट हो गया, 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 भी कैंसिल आउट हो गया, 9 भी कैंसिल आउट हो गया। तो कौन से बचे भाई, 2, 4 और 10। 2, 4 और 10 बच गया, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई 2, 4 एंड 10, राइट, दैट्स ऑल। ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ईजीएस्ट शिट था। अच्छा, अब क्या करना है भाई, अब हमें जो है वो ये वाली हमने साइड निकाल ली, ठीक है। अब हमारा जो लेफ़्ट राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और उसका आंसर भी यही आना चाहिए 2, 4, 10। अगर ये नहीं आ रहा इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ करी है। तो आइए जल्दी से देखते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, ए कॉम्प्लीमेंट निकलता है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके। बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह निकल लेगा, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कर देंगे बी माइनस यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आई सॉल्व ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन कर दूँगा, तो ये आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको देखें, जब भी सवाल आप शुरू करें तो ब्लाइंडली उसको शुरू नहीं करें, पहले स्ट्रेटजी सोचें कि करना क्या है। जब पता होगा ना कि आपको ये करना है फिर ये करना है, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप कर जाएगा। अगर आप डायरेक्टली शुरू करेंगे तो आपको एक कन्फ्यूजन सी रहेगी कि यार मैं पता नहीं सही भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। सो मेरी भी स्ट्रेटजी यही होती है भाई, टॉपर की स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ तुम लोग को मुफ्त में, मिलियंस के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कोई नहीं बताता आजकल, ट्यूशन वाली बाजियों को खुद नहीं पता होते। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट का मैंने आपको बताया कि 1 से 10 तक थे, ऐसा ही है। अब मैं पूरे नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ 1, 2 डॉट 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 10, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अच्छा, ए के कौन कौन से थे, ए के एलिमेंट अगर हम देखें 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, राइट। तो अब मुझे बताएं, माइनस करेंगे तो कौन कौन से बचेंगे, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 बचेगा, सही है, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, 5 भी कैंसिल हो गया, 6 बचेगा, 7 भी कैंसिल हो गया, 8 बचेगा, 9 भी कैंसिल हो गया, 10 बचेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 आ गया ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास, ठीक है भाई बच्चों। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा भाई, यूनिवर्सल माइनस बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी थी, 1 से 10 तक है ना, तो और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू अगर हम देखें तो 2, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 आ रही है बी की वैल्यू। तो 5, 6, 7, 8। अब भाई इसमें से क्या कैसे माइनस करेंगे, 1, 2, 3, 4 तो इसमें है ही नहीं, तो 1, 2, 3, 4 तो बच जाएंगे, तो मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4। 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 9 और 10 बचेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ व्हाट टू डू नाउ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ये निकालना है हमने। तो एक इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं भाई। तो ए कॉम्प्लीमेंट में पहले वैल्यू लिख देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 9 और 10, ठीक है। कॉमन एलिमेंट बताओ बच्चों कौन कौन से, 2 एक कॉमन है, ठीक है, 4 एक कॉमन है, 4 एक कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास 6 एक कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 6 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है। तो 2, 4 और 10 इसका आएगा आंसर, 2, 4 और 10 आएगा। तो 2, 4 और 10, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये आ गई है। और हमने जो पहली राइट हैंड साइड थी उसका आंसर भी क्या आया था, 2, 4, 10 ही आया था भाई। तो इसका मतलब प्रूव हो गया दोनों साइड्स इक्वल। सो ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ए यूनियन बी के बराबर था ना,
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही आई है इसकी वैल्यू, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सवाल हमने प्रूव कर दिया। बच्चों वाला सवाल था भाई, इजीएस्ट शिट, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था, दिस वन, अब ये आपका होमवर्क है बच्चों। ठीक है, अपने साथ लॉयल्टी दिखाएं, इसको होमवर्क करेंगे। और डी मॉर्गन्स लॉ ये बहुत ईजी है। ठीक है, सो आपकी जो है वो मर्ज़ी होती है, आप कौन सी भी साइड से शुरू करें। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, फिर मैंने राइट हैंड साइड ली और दोनों का 2 4 10 ही मैंने इक्वेट करवा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर 18 से उठाया ये क्वेश्चन मैंने। क्या बोलता है भाई, इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ देन शो डैट, मतलब जो है वो तीनों रेशोज़ हमें बराबर दे दिए और हमें बोला है कि भाई ये प्रूफ करके दिखाओ। सो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ईजीएस्ट स्टडी करूँगा आपके लिए, टेंशन नहीं लें। अब आपको पता है कि भाई कोलन जो ये रेशोज़ हैं वो सारे इक्वल हैं, तो लेकिन ये हम हर जगह तो नहीं लिख सकते ना एक साथ, ए रेशो बी इक्वल टू बी, सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सारे रेशोज़ को मैं एक इक्वल कर लेता हूँ किसी ना किसी वेरिएबल के। ठीक है, आपने हमेशा देखा है ना कि हम मैथमेटिक्स में हर जो हमें नंबर नहीं पता होता या जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हम एक्स के बराबर लेट कर लेते हैं और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर जो एक्स की वैल्यू आती है वही हमारा आंसर हो जाता है। यही स्ट्रैटेजी होती है ना भाई। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ इक्वल टू के। ठीक है, किसी भी आप बी के बराबर ले लो, एक्स के बराबर ले लो, मुझे के अच्छा लग रहा था मैंने के बराबर ले लिया, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं तो ए रेशो बी भी के इक्वल है, सी रेशो डी भी के इक्वल है और ई रेशो एफ भी के इक्वल है, तीनों सारे के इक्वल है ना भाई। तो ए अपॉन, रेशो का मतलब अपॉन होता है, ए अपॉन बी इक्वल टू के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सी अपॉन डी इक्वल टू के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ई अपॉन एफ इक्वल टू के लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाऊँगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, सी की वैल्यू आ जाएगी डी के और ई की वैल्यू आ जाएगी एफ के। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा भाई। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना बच्चों, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और इसमें पुट करवाना शुरू कर दो। ठीक है, मैंने ले ली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए 4 है, ए की पावर में 4 है, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, बी के है, तो बी के की पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया प्लस, फिर अब ए का क्या है, स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या है बी के, तो बी के का स्क्वायर हो गया। ई स्क्वायर है और ई की वैल्यू क्या है एफ के, तो एफ के का स्क्वायर हो गया। माइनस का ई की वैल्यू फिर से एफ के है और उसकी पावर में 4 है, तो एफ के की पावर 4 आ गई, एफ एज इट इज़ आ गया। आई होप के वाला पॉइंट क्लियर होगा भाई। ठीक है, नीचे बी6 प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, अब एफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस का F5, ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको बच्चों एक्सपैंड करना है हमने, एक्सपैंड कैसे करते हैं भाई, जब ये पावर 4 दोनों के ऊपर है, बी और के ऊपर, तो दोनों पे आ जाएगी B4 K4 इंटू बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही है, और एफ स्क्वायर और के स्क्वायर भी हो जाएगा, एफ स्क्वायर और के स्क्वायर भी हो। इधर क्या हो जाएगा, F4 K4 इंटू एफ और नीचे एज इट इज़ चलता रहेगा, B6 प्लस का बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का F5, राइट। अब यहाँ पे देखो तो बेसिस सेम होती हैं तो बच्चों तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। कब ऐड होती हैं, जब दोनों वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो, बी और बी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। अगर दोनों प्लस में होते तो पावर्स ऐड नहीं होती, उनके कोफिशिएंट ऐड होते, मतलब बी प्लस बी होता तो 1 + 1 2b हो जाता, ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 थे। इसी तरह 2b + 3b होता है तो 5b हो जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कहते हैं कि मतलब पावर्स कब ऐड करनी है और कोफिशिएंट कब ऐड करना है। जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो पावर्स ऐड होंगी, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी तो कोफिशिएंट ऐड होंगे। तो अभी जो है वो बी और बी मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 और +2 कितना हो जाएगा, B6 K4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो के स्क्वायर और के स्क्वायर, तो K4 हो जाएगा और बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस का यहाँ पे F4 है और यहाँ पे सिंपल F है, तो 4 + 1 कितना हो गया, F5 हो गया और K4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में एज इट इज़ B6 + B स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस का F5, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, देखो बच्चों, यहाँ भी K4 है, यहाँ भी K4 है, यहाँ भी K4 है। अब ये जो चीज़ है हर जगह लटकना शुरू हो जाती हैं, तो इनको हम कॉमन निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो कॉमन निकाल के अगर मैं इसको बाहर फेंकूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैंने लिखा है यहाँ पे K4, अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर क्या बचेगा, B6 बचेगा, प्लस का B² F² बचेगा, माइनस का F5 बचेगा। इस चीज़ से एग्री करते हो भाई सब? करते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, नहीं भी करते तो फिर कर लो, क्योंकि तुम्हारा ही फ़ायदा है। B6 प्लस का B² F² माइनस का F5, ठीक है। अब ये पूरी चीज़ देखो भाई, ये पूरी चीज़ ऊपर वाली से सेम हो गई है, तो इसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट। कैंसिल करने में तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है आप लोगों को। सो K4 आ गया इक्वल, ठीक है, K4 इक्वल आ गया। अब हमें इक्वेट किससे लाना था, A4/B4 सर, तो ये तो K आया। तो रुको बेटा सब्र करो, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। अब मैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, मैंने राइट हैंड साइड उठाई। राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है A4/B4, ठीक है। और A4 की वैल्यू, A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। A की वैल्यू क्या है बच्चों, BK, तो मैं यहाँ पे BK पुट करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा। तो BK की पावर हो गई 4, नीचे आ गया B का 4, तो ये हो जाएगा B4 K4 डिवाइडेड बाय B4। B4 से B4 कैंसिल हो गया और मेरे पास यहाँ से भी K4 आ गया। तो मेरी राइट हैंड साइड भी K4 आई, लेफ्ट हैंड साइड भी K4 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, K4 इक्वल टू K4, ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसको मैं लिख दूंगा हैंस प्रूफ। सो ईजीएस्ट शिट व्हाट अ क्वेश्चन दैट इज, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन भाई। मतलब कितना ईजी क्वेश्चन था ये, आप लोग जो है वो बिल्कुल बस समझने वाला काम था। अब इसको एक काम करें, आप पॉज करके दोबारा देखें या आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। बस आपने क्या करना है, जब भी रेशोज़ वाले सवाल गिवन हो तो उसको आपने लेट कर लेना किसी भी वेरिएबल के लिए, और फिर उस वेरिएबल को आपने वैल्यू पुट करवानी है इक्वेशंस के अंदर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 18 से ही उठाया मैंने। क्या बोलते हैं भाई, सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम, ठीक है। कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको पहले कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम पता होना चाहिए कि भाई होता क्या है, किस तरह ये मतलब वर्क करता है। तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन है। सिंपल सी इक्वेशन क्या है, A प्लस B रेशो A माइनस B इक्वल टू C प्लस D रेशो C माइनस D, ठीक है। ये रेशो का मतलब वही है कि आप डिवाइड करोगे। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड ये बोलता है कि भाई अगर आपके पास A B की वैल्यू गिवन है तो उसको आप इस तरह रेशोज़ में ले लो, C और D की वैल्यूज़ के साथ, और फिर यहाँ से आप X की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हो। वो ये बोलता है भाई, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सॉल्यूशन को ईजी करने के लिए ये थ्योरम बनाया गया है कि देखें ना ये कितना कॉम्प्लेक्स है, x+3 का होल स्क्वायर, फिर x-1 का होल स्क्वायर, नीचे भी अलग है। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्व करना में शुरू होऊंगा तो ऊपर भी फॉर्मूले खुलेंगे, नीचे भी खुलेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो ने एक थ्योरम निकाला कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको इस तरह सॉल्व किया है। भाई मैथ यही है ना, हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए बनी है, ना कि अजाब बनाने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों को अजाब भी लगती है, कुछ बच्चों को मज़ा भी आता है, ठीक है। सो मुझे तो वो स्टूडेंट अपने पसंद है जिनको मैथ से प्यार है, क्योंकि मुझे खुद मैथ से प्यार है भाई, ठीक है। सो अब इस तरह इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। अब बच्चों ये चीज़ याद रखना कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, ये जब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम होता है, तो ये जो ऊपर वाला अपॉन होता है ये पूरा A होता है हमारे पास, ये B होता है, ये C होता है और ये D होता है। सो अब हम A B C D की वैल्यूज़ लेते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। A की वैल्यू क्या है भाई, x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+3 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और D की वैल्यू 4 हो जाएगी। सो आई होप के वैल्यूज़ तो आपको समझ आ गई होंगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस रेशो के तहत सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या पहला क्या है भाई, a प्लस बी, तो a पूरा क्या है x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर, प्लस किससे करवाना है, b से, मतलब इस वैल्यू से करवाना है। तो x+3 का होल स्क्वायर माइनस का x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेशो लगा हुआ है, ये चीज़ रेशो लगी हुई है, इसको डिवाइड में भी बोलते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी, अब डिवाइड में क्या करना है बच्चों, a माइनस बी करना है। तो a की वैल्यू मैं पहले फटाफट लिख दूंगा, a+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर आप लोग देखो तो माइनस है, देखो बच्चों माइनस क्या करता है, सारी साइनों को चेंज करवा देता है। अगर यहाँ प्लस होता है ना तो कोई मसला नहीं था, मैं ऊपर की तरह ही लिख देता, कोई इशू नहीं था, क्योंकि प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होती। लेकिन माइनस जो होता है वो आपने अलजबरा अगर अच्छे से पढ़ी हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप माइनस करवाएंगे और दो से ज़्यादा वैल्यूज़, क्योंकि देखें ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दो टर्म है बी की वैल्यूज़ में, तो आपने ब्रैकेट लगा के लिखना होगा। ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं और उनका यही मार्क्स कटता है, क्योंकि जो नेगेटिव है वो साइन चेंज कर देगा। अभी आप जादू देखेंगे क्या होगा, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे बताता हूँ। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है भाई, सी माइनस डी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, और डी की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5 - 4। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें वो मुझे क्या दिख रहा है कि x-1 का होल स्क्वायर और x-1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, x+3 बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है, बेसिस सेम है, तो इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे, क्योंकि अभी एडिशन हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती तो पावर्स ऐड होती। सो आई होप के कॉन्सेप्ट भी मैंने आपका बना दिया है। तो 2x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। नीचे क्या होगा भाई, अब नीचे मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, x+3 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर। अब देखें माइनस प्लस माइनस, इसके पास कौन सी साइन है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x-1 का होल स्क्वायर। इसलिए मैं कह रहा था कि जो है वो आप माइनस को ब्रैकेट के साथ लिखें। अगर आप माइनस को ब्रैकेट के साथ नहीं लिखते तो इस चीज़ के साथ तो आप माइनस ले लेते, लेकिन इसके साथ आप माइनस ही रखते और आपका पूरा सवाल गलत होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो प्लस था। तो इसलिए जो है वो ब्रैकेट लगा के आपने नेगेटिव साइन हमेशा लगानी है, ये बात याद रखेंगे। भले एक वैल्यू भी हो ना तब भी आप ब्रैकेट लगा दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बस ये याद रखें कि जब भी नेगेटिव साइन के साथ हम कुछ लिखेंगे तो वो ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ 5 + 4 क्या हो जाएगा भाई, 5 + 4 तो हमारे पास हो जाता है 9 हो जाता है, और 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है। तो 9/1, 1 हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं है, क्योंकि उसका कोई फजूल जो है वो चीज़ है, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है। नीचे अगर हम लिखें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि भाई x+3 प्लस का है, माइनस x+3 माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। x-1 और x-1 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड नहीं, कोफिशिएंट ऐड होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एडिशन हो रही है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती तो क्या ऐड होते बच्चों, फिर पावर्स ऐड होती। तो नीचे हो जाएगा 2x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि भाई x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम लगाते हैं रूट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे इसका रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √9, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आएगा ना रूट भाई, एक तो है नहीं कि एक जगह लगा दिया दूसरी जगह नहीं लगाया, ठीक है। तो स्क्वायर से ये कैंसिल, ठीक है, क्या बचेगा x+3 डिवाइडेड बाय x-1 और इक्वल टू 9 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस का 3 होता है, ठीक है। रूट से जब भी वैल्यू निकलती है तो दो वैल्यूज़ आती हैं, जब भी इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर की वैल्यू थी तो इसलिए दो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। अब क्या करें सर, अब तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपको +3 के लिए अलग करना पड़ेगा, -3 के लिए अलग करना पड़ेगा। तो पहले मैं करता हूँ +3 के लिए, तो x+3 अपॉन x-1 इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे मैं ले लूँगा x+3 और ये x-1 इधर जाके 3 से क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया x+3 इक्वल टू 3 × x कितना होता है, 3x, माइनस का 3 × 1 कितना होता है भाई, 3 आ जाता है। तो x +3, ठीक है, 3x - 3, वही चीज़ लिख दी मैंने। अब ये x वालों को एक जगह कर लो और ये जो कॉन्स्टेंट है उनको एक जगह, तो ये हो जाएगा 3x, x उधर जाके हो गया माइनस का x, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो 3 + 3, 3x में से x निकालोगे तो बच्चों क्या बचेगा, 2x इक्वल टू 3 + 3 कितना होता है भाई, 6 होता है। तो x इक्वल टू 6/2 और 6/2 आ गया 3, तो x की एक वैल्यू आ गई 3। दूसरी वैल्यू के लिए कैसे निकलेगी भाई, दूसरी वैल्यू के लिए मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, अच्छा लाइन जो है वो सीधी नहीं हुई। अच्छा, x+3 डिवाइडेड बाय x-1 इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू माइनस का 3 × x-1 उधर चला गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा x+3
इक्वल टू -3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x। अब देखें माइनस दोबारा से साइन चेंज कर रहा है, -3 जब -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये साइन चेंज कर देता है भाई माइनस, इसको आपने बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। अब मैं वही काम करूँगा, x वाले एक जगह कर लूँगा, मैं 3x को उधर ले आता हूँ तो 3x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का x इक्वल टू ये वाला 3 उधर जाके माइनस का 3, तो 3 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा -3, राइट। तो ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4x इक्वल टू 0, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 आ गई। सो दो वैल्यूज़ आ गई बच्चों हमारे पास। अब जो है वो x की एक वैल्यू 0 आ गई, x की एक वैल्यू 3 आ गई। सो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बन जाएगा भाई, सॉल्यूशन सेट की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन सेट में आप कोशिश करेंगे कि छोटी वैल्यू पहले लिखें। तो सॉल्यूशन सेट इसका बनेगा 0,3। डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ईजीएस्ट शिट, आंसर आ गया भाई। क्या मुश्किल था इसके अंदर, बस बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। बस यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड आपको ये चीज़ पता अगर होगी so you can solve every question of component dividend theorem। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पॉज कर करके दोबारा देखें, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस खुद से करें, आंसर मैच करें, इसी तरह तैयारी की जाती है। नाउ मूव टुवर्ड्स द ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उठाएं तो इन फार्मूलाज को लिखा है मैंने। ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए भाई, क्योंकि ये सवालात में यूज़ होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग जो है वो आपको कोई मुश्किल ना हो। स्क्रीनशॉट ले लें और मोबाइल स्क्रीनशॉट लेके ना मोबाइल के अंदर ये फार्मूलाज खोल के रख लें, या तो अपने पास लिख लें। स्क्रीनशॉट लेके ये लिख लें, फिर उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट सवालों पे जंप करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये फार्मूलाज लिख लिए होंगे, आई होप के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ मैं वापस इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि जिनके चश्मे लगे हैं उनको भी सही से वीडियो नज़र आ जाए, ठीक है। बुरा नहीं मानना भाई चश्मे वाले भाई हूँ। नाउ मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रूफ डेट का सवाल उठा लिया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या करूँगा मैं, √1 + cos थीटा डिवाइड बाय √1 - sin थीटा 1 - cos थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का हमें सवाल प्रूफ करना है। सो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वो वाली साइड उठानी होती है बच्चों जिस पे हम वर्किंग ईजिली कर सकें। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई ये रूट वाली साइड है, इसके ऊपर मैं इतना कुछ कर नहीं सकूंगा क्योंकि रूट के अंदर आपको पता है कि मसले मसाइल हो जाते हैं। और ऑल दो अगर मैं दूसरी साइड अपनी राइट हैंड साइड देखूँ तो यहाँ पे sin थीटा है और 1 - cos थीटा है। यहाँ पे भी मैं आसानी से तो वर्किंग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है अगर मैं साइन के ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह हो तो इसकी आइडेंटिटी मैं लगा सकता हूँ। कौन सी आइडेंटिटी भाई, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी ऊपर फॉर्मूलाज दिखाया, अगर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है लिखे हुए तो आपको साथ साथ समझ आ रहा होगा सवाल, ठीक है। सो अब मैं अपनी राइट हैंड साइड उठा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो टेकिंग राइट हैंड साइड मैंने उठा ली, तो sin थीटा ओवर 1 - cos थीटा, ठीक है। अब sin थीटा के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाता है तो मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। अब ये स्क्वायर लगाने की समस्या है कि ये किस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगाना चाहता हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई अपनी तरफ से स्क्वायर लगा दिया और फिर सॉल्व करने लग गए, मेरे बाप की महत्व तो है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि भाई अगर एक नंबर होता है लेट सपोज ये, और मैं इसका स्क्वायर करना चाह रहा हूँ, एक इसके ऊपर स्क्वायर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं ठीक है भाई, मैथ कहती है आप स्क्वायर लगा दो, बिल्कुल लगा दो, मैं इजाज़त दे रही हूँ, लेकिन उसके साथ रूट भी लगा दो। क्यों ऐसा कह रही है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वो दोबारा इनिशियल स्टेट बन जाएगी जो कि 3 था, 3 = 3। तो भाई मैथ का रूल ये कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो अपनी तरफ से वो करो, मैथ को कोई मसला नहीं है भाई, लेकिन उसका जो आंसर होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो इनिशियल स्टेट पे था। मतलब अगर sin थीटा मौजूद है तो वो sin थीटा ही होना चाहिए स्क्वायर लगाने के बाद भी। तो इस तरह कैसे होगा सर कि हम sin थीटा पे स्क्वायर भी लगा दें और वो sin थीटा ही रह जाए, तो होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दिमाग के ढक्कन ज़रा खोलो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा का भी स्क्वायर मैंने कर दिया और मैं ले लूँगा रूट। अब ये देखो क्या कर दिया मैंने सर, ये क्या कर दिया, रूट ले लिया। अब अगर तुम देखो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोबारा इनिशियल क्या बन रहा है, sin थीटा ही बन रहा है। सो आई होप कि अब ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। 1 - cos थीटा का भी स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट से तो यही चीज़ बनेगी, ठीक है। सो हमने वही चीज़ किया। अब मैं लगा दूंगा आइडेंटिटी भाई। अब मैं आइडेंटिटी कौन सी लगाऊंगा बच्चों, इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, नीचे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर देखो तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है भाई, एक चीज़ मुझे नज़र आती है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग को मसला ना हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
और यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ चले जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको एक चीज़ एक और पता है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? हाँ सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 की पावर में जितना भी बड़ा नंबर आ जाए आंसर 1 ही रहता है। ठीक है, तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैथ का यही रूल है ना भाई, कुछ भी लगाओ आंसर वही रहना चाहिए। अब 1 का स्क्वायर भी लूँ 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब भी लूँ तब भी 1 ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये क्यों किया काम, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना भाई। तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, इसलिए मैंने ये किया था काम। अब समझ आया? तो ए प्लस बी यानी ए हमारा 1 था, बी हमारा कॉस थीटा था, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक स्क्वायर से ये मुझे दिख रहा है कि ये सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और अब क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। और यही तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, सो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हो गया ना प्रूफ भाई, क्या मुश्किल था, इजीएस्ट शिट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये बात हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको आप जो है वो प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस बुक से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। तो इसी पार्ट के अंदर हमें जो है वो कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा कॉट थीटा इस चीज़ के बराबर है भाई। अब मैंने आपको बताया कि हम कौन सी साइड लेते हैं बच्चों, वाली साइड लेते हैं जिस पे वर्किंग करना आसान हो। तो मुझे साफ क्लियरली दिख रहा है कि मुझे इसके ऊपर, मुझे अपनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वर्किंग करना आसान होगी। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पर तो कोसेक थीटा कॉट थीटा, इस पर मैं सिर्फ कोसेक और कॉट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर मैं कॉट का भी अप्लाई कर सकता हूँ, कोसेक का भी, टेन का भी। ठीक है, तो जहाँ पे वर्किंग करना आसान हो वो वाली हमने साइड लेनी होती है। और यहाँ पे वर्किंग करना भी आसान है, और यहाँ पर जो है वो आपका वो भी मतलब बड़ी साइड भी है। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि जहाँ बड़ी साइड हो और वर्किंग करना आसान हो। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग, और वो फार्मूलाज खोल के रख ले भाई, अब फार्मूलाज का काम आने वाला है, जो मैंने फार्मूलाज का स्क्रीनशॉट लिया था। तो कॉट थीटा की फार्मूला क्या है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही है ना भाई। कोसेक थीटा का क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस का टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा का एलसीएम होगा, यहाँ पे नीचे 1 है, नीचे 1 है, 1 को कॉस थीटा बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा। तो जो 1 को कॉस थीटा बनाने के लिए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जो काम नीचे करते हैं वो ऊपर भी करते हैं, तो साइन कॉस थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। तो कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। राइट, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन ज़रा ड्रॉ कर दूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड में होते हैं, लेट सपोज अगर ये होता है 3/4/4/5, तो जब हम इसको अगर इसको डिवाइड से हटाना है हमने, तो हम क्या करते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई करवा देते हैं और कल्टी खा के ये ऊपर चले पलट जाता है, मतलब 4/5 5/4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ये पूरा डिवाइड में, इसको मैं मल्टीप्लाई में लिख के और पलट दूंगा। तो कॉस थीटा क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉस थीटा प्लस 1 दोनों क्रॉस में है, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बचेगा, इधर 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो उसमें मैंने बताया हुआ कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के।
और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है भाई, ये होता है हमारे पास कॉट थीटा के। तो ये हो गया कोसेक थीटा कॉट थीटा। सो यही तो हमारी थी भाई राइट हैंड साइड, तो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। सो बहुत ईजी था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ईजीएस्ट शिट भाई, क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों वाला सवाल। ठीक है, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस फार्मूलाज का खेल है ट्रिग्नोमेट्री में, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरे वाले जो मैंने फार्मूलाज लिखवाएं वो आपने लिखे हुए स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको करने में मुश्किल नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है भाई, साथ साथ सॉल्व भी करना ही होगा। ये आपकी तैयारी करवा रहा हूँ मैं, ये आपका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा है। ये मतलब मैंने आपको शुरू में ही आपको बोला कि जिसने मैथ की बुक पूरे साल नहीं खोली वो भी सवाल, उसका भी कोई सवाल गलत नहीं हो, फुल मार्क्स ले सकता है सेक्शन बी के अंदर। तो इसलिए जो है वो साथ साथ सॉल्व करोगे तभी ले सकते हो। ठीक है, मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तभी ले सकते हो। अगर वीडियो खोल के तुम किसी और टैब में गए हो गूगल के, तो फिर अल्लाह ही माफ़ करे। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है भाई, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर साइन थीटा की वैल्यू दे दी और थीटा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब मैं ये वन शॉट वीडियो कर रहा हूँ तो इसमें मैं डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो क्योंकि जो है वो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग बोलोगे सर इतनी लंबी वीडियो कौन देखे, और मेरी सारी की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ही वीडियो बनती है। अभी भी जो है वो सुबह फजर से लगा हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो सपोर्ट करो और फिर जो है वो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। ठीक है, सो मैं क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, ये देखें मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, राइट। मतलब मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ए लिख दूँ, ASTC, इसको आप ऐसे याद रखें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, राइट। ऐड शुगर टू कॉफ़ी का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ पे साइन, एस से क्या आता है, साइन आता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, साइन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब यहाँ से टी से क्या आता है, टेन आता है, तो टेन और उसका रेसिप्रोकल टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएंगे और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे सी से क्या आता है भाई, सी से आता है कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ये सब पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। बस इसको आपने ऐसे याद रखना है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, डेट्स इट। अब आ जाओ सवाल की तरह। सवाल में क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू दे दी और थीटा को कह रहा है दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसने बता दिया कि भाई थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में। कभी कभी सवाल ऐसा आएगा कि उसमें बताया हुआ नहीं वो कौन से क्वाड्रेंट, वो आपको खुद पता करना होगा। वो कैसे पता करेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले रेशो से पता करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये सवाल देख लें और एग्जैक्ट यही सॉल्व करें। ठीक है, सो अब मुझे पता है कि भाई साइन थीटा को मैंने जो है ना वो वाई के इक्वल ले लिया, कॉस थीटा को एक्स के इक्वल ले लिया। अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर कॉस को मैंने एक्स लिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई को मैंने साइन लिया हुआ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसा ही है ना भाई। और वाई की वैल्यू क्या लेंगे फिर, अंडर रूट 3/2 ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पे आप जब कैंसिल आउट करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू 1। इसका जब आप एलसीएम जो है एलसीएम बल के छोड़ें, 3/4 को उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का 3/4। ऐसा ही है भाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3/4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 1/2, क्योंकि आप रूट हम बोथ साइड लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। अब यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट है भाई कि हम यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू देंगे या नेगेटिव वैल्यू देंगे। कैसे लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा क्वाड्रेंट से। भाई उसने क्या बोला था, उसने बोला था दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में हम देखेंगे ये वैल्यू किसकी आई है, एक्स की वैल्यू किसकी है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो अब आप वीडियो पॉज करके खुद बताएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ, मैंने बताया ऐड शुगर टू कॉफ़ी, शुगर मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी कॉस टेन कॉट और जो है सेक सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इसलिए हम कॉस की कौन सी वैल्यू लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे नेगेटिव वाली। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने कॉस थीटा निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू हमें सवाल में गिवन थी, तो हम बाकी रेशोज़ तो ईजिली ही निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फार्मूलाज पता है भाई। फार्मूलाज क्या हैं,
टेन थीटा जो है वो इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, मैंने फार्मूलाज ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ देखो फार्मूलाज यूज़ होने, इसलिए मैंने कहा था कि लिखें। साइन थीटा की वैल्यू √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अंडर रूट माइनस का √3/-1, तो वो हम लिखते नहीं हैं 1, तो सिर्फ आ जाएगा √-3। ये हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का उल्टा करवा दो भाई, -1/√3 आ गया। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक के लिए क्या होता है 1/sin। ठीक है, 1/sin क्या हो जाएगा, अब ये इसकी साइन √3/2 है ना, तो बस इसको पलट दो 2/√3। ठीक है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1/2, तो -1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो हमने सारे रेशोज़ की वैल्यू निकालनी, तो बस अगर 2 रेशोज़ आपके पास आ जाए ना कोई भी, बाकी तो मिनटों में निकलते हैं क्योंकि सब उसके रेसिप्रोकल हैं या उसके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 निकालने तक मुश्किल है, उसके बाद बाकी सब आसान है। अच्छा, अब इनके साइंस का भी हमने ख्याल रखना है, मतलब टेन थीटा नेगेटिव आया तो कॉट थीटा भी नेगेटिव आएगा। अब कोसेक थीटा, कोसेक और कोसेक थीटा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो आप इसको टेबल की फॉर्म में लिख दें ताकि अच्छी सी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ ताकि जो है ना अच्छा लगे, चेकर वो भी समझ जाए। ठीक है, बॉक्स बन गया प्यारा सा खूबसूरत सा। इसके अंदर आपने क्योंकि 6 रेशोज़ हैं तो आपने इसके अंदर इस तरह लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये आ गया आपका, और यहाँ पे एक लाइन खींच दें। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, √3/2 लिख दी मैंने। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी थी, 2/√3 हो जाएगा, उसी का उल्टा। कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2, सेक की उसी का उल्टा -2 हो गया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -√3, और कॉट थीटा उसी का उल्टा, तो -1/√3। ठीक है, तो इस तरह टेबल में आप लिखेंगे तो एक खूबसूरत सा आंसर आ जाएगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ईजिएस्ट शिट था भाई, क्या मुश्किल था इसके अंदर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके अंदर क्या करना है भाई, एक लैडर है जो एंगल बना रही है भाई 60 डिग्री का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, अब ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के सवालात होते हैं, तो इनको आपने पहले पढ़ के ना इसकी एक इमेज, रफली इमेज ड्रॉ करनी होती है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होता है, तभी आपको समझ आएगा, वरना सिर्फ पढ़ के समझ नहीं आएगा। तो अब ये लैडर है एक वॉल के ऊपर रखी हुई है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। रीच इज़ अ हाइट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर की वॉल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक वॉल बना दी भाई, स्ट्रेट वॉल बना दी। ठीक है, ये इसकी हाइट है 6 मीटर। अब ये ग्राउंड से ग्राउंड पे है। ठीक है, ग्राउंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्राउंड, ये मैंने स्ट्रेट बना दिया है। ठीक है, ग्राउंड बना दिया। अब यहाँ पे लैडर रखी हुई है, लैडर तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट तो रखी हुई नहीं होगी, इंक्लाइंड ही होती है ना हमेशा। लैडर अगर स्ट्रेट रखेंगे तो गिर जाएंगे भाई। तो मैंने यहाँ से एक बना दी लैडर, ये लैडर आ गई मेरे पास। ठीक है, लैडर आ गई, इसको मैं ज्वाइन भी कर देता हूँ। लैडर आ गई। अब लैडर कितना एंगल बना रही थी, 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ग्राउंड से बना रही है ना, ये दिस इज़ माई ग्राउंड, जो ग्राउंड से 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया भाई, और 6 मीटर की वॉल है। अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ मतलब ये वाली, ये लैडर है, इसकी लेंथ निकालनी है, L = क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है कि भाई ये वाली चीज़ जो होती है मेरे पास ट्रायंगल में, वो क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है, ऐसा ही है। नीचे वाली चीज़ पर जो है वो क्या होती है, वो बेस होती है। ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसका मतलब हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है। तो ऐसा कौन सा रेशो होता है जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूस भी हो, कौन सा होता है भाई, साइन थीटा का रेशो होता है, ऐसा ही है ना भाई, साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे बच्चों बेस निकालनी होती है और 6 मीटर हमें परपेंडिकुलर गिवन होता है, तो हम कौन सा रेशो लगाते हैं, ज़रा सोच के बताइएगा। टेन थीटा का लगाते हैं। क्यों टेन थीटा का, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वहाँ से बेस आ जाती। अगर यहाँ पर मुझे बेस गिवन होती, परपेंडिकुलर गिवन नहीं होता और हाइपोटेन्यूस निकालनी होती, तब कौन सा रेशो लगता, सोच के बताना। कॉस थीटा लगेगा। क्यों, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे निकाल लोगे, साइन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्रीज आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह 6 आ गया, हाइपोटेन्यूस एज इट इज़ क्योंकि वही निकालनी है। हाइपोटेन्यूस को अकेला किया तो 6/sin60। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। और यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखें 2 ऊपर चला गया तो 6 × 2 12√3, 12/√3 अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूँ तो वो आ रहा है 6.918 मीटर।
डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ईजीएस्ट शिट भाई, क्या मुश्किल था इसके अंदर, बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, इतने आसान आसान सवाल अगर बोर्ड में आ रहे हैं तो भाई क्या ही बात है। सो आई होप के क्वेश्चन भी समझ आया होगा आपने। इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी करने हैं इसमें tan यूज़ हो रहा हो, cos यूज़ हो रहा हो, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ट्रिग्नोमेट्री के आई होप के मैंने जो है वो इतने ही सवाल लिए थे। अब मैं जो है वो दूसरे क्वेश्चन से, दूसरे चैप्टर सवाल आते। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं भाई, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ -125 64। अब इसके दो पार्ट लिखे हैं, एक मैं खुद करूँगा, एक आप करोगे, ठीक है, दूसरा आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है भाई, क्यूब रूट्स निकालने हैं, क्यूब रूट्स निकालने हैं। अब आपको पता है अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी दो वैल्यूज़ आती हैं। अब क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितने रूट आएंगे भाई, 3 रूट आएंगे, ऐसा ही है। चलो 3 रूट ये तो पता चल गया कि 3 रूट आएंगे। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करें, सॉल्व हम इसको देखें किस तरह कर सकते हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ माइनस का 125, इसी तरह होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, x इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 125 क्यूब रूट आ गया, ठीक है। अब इस क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड अगर मैं करूँ तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड के लिए क्या होगा, x का क्यूब, ठीक है। और यहाँ से क्यूब रूट से, यहाँ से क्यूब रूट से क्या होगा भाई, क्यूब रूट से यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस का 125, ठीक है। एक्स के इक्वल मैंने रखा है क्योंकि मुझे क्यूब रूट की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने एक्स के इक्वल लिखा। अब जो एक्स की 3 वैल्यूज़ आएंगी वही हमारे क्यूब रूट होंगे, ठीक है। यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है सॉल्व करने की। तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस का 125 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 125 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस का 125 इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 5 का क्यूब भी 125 ही होता है, ठीक है। अगर आपकी मैथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्यों लिखा मैंने इस तरह, क्योंकि मुझे एक फार्मूला पता है। एक फार्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है भाई हमारे पास। अच्छा, अब अगर ये फार्मूला होता है सर तो इसको हम किस तरह यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ए एक्स है बी 5 है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 25 इक्वल टू 0, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 करके आ जाएगी, जो कि आएगी एक्स इक्वल टू -5। बट वॉट अबाउट दिस वन, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम इसके लिए ऊपर क्या लगा देंगे, हम इसके ऊपर लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। हम यहाँ पे लगा देंगे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -5 आ जाएगी, c की वैल्यू 25 आ जाएगी। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला था x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। यही फार्मूला होता है। तो b की जगह क्या है, माइनस का और इंटू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू AC, यानी a और c 25 था, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का इंटू -5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 75, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 75, माइनस का 75, राइट, अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक सवाल जहन में आ रहा होगा कि भाई रूट के अंदर सर जब नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है, सही सवाल आया आपके जहन में, ठीक है। तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का -5 प्लस माइनस अंडर रूट जो है वो 75 आयोटा -1 अंडर, अच्छा आयोटा की वैल्यू होती क्या है वैसे, अंडर रूट -1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू 5√3, राइट। इसी तरह हम लिख देंगे ना, आयोटा इंटू 5√3 हुआ, 75 का रूट 5√3 होता है, और माइनस का रूट -1 का रूट क्या होगा, आयोटा होता है, उसकी जगह हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ मुझे पता चल रहा है कि कॉमन आ रही है। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अगर मैं -5 कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये चीज़ बचेगी। और अगर मैं दोबारा यहाँ से, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो दूसरी वाली टर्म क्या आएगी मेरे पास, अगर मैं -5 कॉमन लेता हूँ तो -5 कॉमन लिया तो -1 माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास।
सो मेरे पास ये जो दो वैल्यूज़ आएंगे ना भाई, दो वैल्यूज़, मुझे एक चीज़ पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। ओमेगा जो हमने पढ़ा होगा चैप्टर 18 के अंदर, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये होती है ओमेगा की। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, तो -1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आई है और ये चीज़ ओमेगा आई है, क्यों? क्योंकि देखें प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो मेरे पास क्या रूट हो जाएंगे, दो रूट कौन से आ गए, माइनस का 5 ओमेगा और माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर। और जो पहले हमने सबसे पहले निकाला था -5, तो 3 रूट्स आ गए भाई हमारे पास। कौन से आ गए, -5 कॉमा -5 ओमेगा कॉमा -5 ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर आ गया भाई। तो क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर दिस, ठीक है, ये लिख दें आप, क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का स्क्वायर। राइटिंग के लिए थोड़ी सी माजरत भाई, ठीक है। अच्छा, अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ईजीएस्ट शिट था, बस इसके अंदर फार्मूला आपने याद रखना। अब ये जो 64 वाला है ये आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना नहीं है और वीडियो इतनी भी लंबी नहीं करनी कि आपको जो है वो देखने में ही मसला हो जाए। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन 8। अब ये भी मैंने इसी चैप्टर से उठाया है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये शो डेट वाले सवाल हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि भाई जो प्रूफ डेट वाले सवाल होते हैं ना, ये बिल्कुल आप करा करें, क्योंकि इससे आपको आंसर पता होता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा। तो इसलिए इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर पहले से पता होता है, इसलिए मैं तो हमेशा वही प्रेफर करता हूँ कि भाई प्रूफ डेट वाले सवाल सबसे पहले करो। मैथ के पेपर में या किसी भी पेपर में प्रूफ डेट वाले सवाल सबसे पहले उठाओ, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मुझे जो है ना वो एक फार्मूला याद होना चाहिए, उससे आप कोई भी ये वाले सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए बस, कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ना बच्चों वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप फार्मूलाज कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर को उधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा को उधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा, ठीक है। अगर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं 1 को उधर फेंक दूंगा, -1। तो देखें, सिर्फ इस फार्मूले से हमने जो है वो सारे ये फार्मूलाज निकाल लिए, ये वाले फार्मूलाज निकाल लिए, ठीक है। तो बस ये फार्मूलाज आपको याद होंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि भाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा मवाद है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा ली। लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने उठाई तो ये क्या हो जाएगी, 1 प्लस का ओमेगा, 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस का ओमेगा 4 और 1 प्लस का ओमेगा 8। ये सवाल है हमारे पास, ऐसा ही है। अच्छा, अब 1 प्लस का ओमेगा आपको मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल चुका हूँ, क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था, माइनस ओमेगा के, तो माइनस ओमेगा आ गया। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा 4, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, वही बात है ना भाई, बेसिस से में पावर दैट 3 + 1 4 ही बनेगा, ठीक है। मैथ का रूल यही तो कहता है कि कुछ भी कर रहे हो बस वो ओरिजिनल बनना चाहिए। और ऐसा मैंने करा क्यों, क्योंकि मुझे पता है आइडेंटिटी इस पर लग सकती है आराम से क्यूब वाली, तो इसलिए मैंने ये किया। अच्छा, अब 8 भी बहुत बड़ा है तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह ब्रेक कर दूँ मैं, अगर मैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ले लूँ तो 3 × 2 = 6, कितने बचे, 8 में से 6 निकालो, 2 बचे ना, यानी 2 ओमेगा बचे हैं, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 × 2 = 6 होगा, 6 और 2 8 ही, वापस वही चीज़ बन रही है, ठीक है। मैथ का रूल है, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब आ गया, ठीक है। ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दूंगा, 1 + 1 डॉट ओमेगा आ गया, ठीक है। इस ओमेगा क्यूब की जगह भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 के बराबर है ओमेगा क्यूब, इसलिए 1 लिखा जा रहा है। ओमेगा क्यूब आ गया, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 ही होता है तो ये भी 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा, और ये आ गया 1 + 1 का स्क्वायर, यानी जो ये आ गया आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया, सही। अब क्या हो रहा है भाई, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 1 और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के बराबर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, मल्टीप्लाई करवा ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये वाली साइड हमने सॉल्व करी तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। अब हम दूसरी साइड उठा के देखते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, और यहाँ से भी 1 ही आना चाहिए जब ये हमारा सवाल सही होगा। तो टेकिंग राइट हैंड साइड जब मैंने उठाई तो ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर में 4,
अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। अच्छा, अब -1, अब देखो जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर की इवन पावर आएगी, मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे इवन पावर आएगी, तो वो पॉजिटिव बना देती है, यानी -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी पॉजिटिव पावर आती है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखिए -1 का स्क्वायर है ना, इसको जब मैं 2 दफ़ा, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना, तो -1 × -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 1 आ गया। इस तरह पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर ऑड नंबर होते तब पॉजिटिव नहीं होती भाई। क्यों नहीं होती पॉजिटिव, क्योंकि देखो -1 का क्यूब करना है, इसका मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई में -1, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, प्लस, लेकिन प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा और -1 ही आएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो बस ये इसका मकसद ये बताने का था कि भाई इवन पावर्स होती हैं तो वो क्या कर देती हैं, पॉजिटिव कर देती हैं, और ऑड पावर्स होती हैं तो वो नेगेटिव ही रखती हैं। सो डेट्स ऑल। देखें 1 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। एरिया शिट सवाल था भाई। ठीक है, क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया हमने। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस भी करें, पॉज करके वीडियो दोबारा देखें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, अल्फा बीटा रूट्स हैं, px² + qx + q = 0 के। अब हमें फाइंड करनी है √α/β प्लस √β/α की वैल्यू। तो भाई ये जब सवाल आते हैं ना अल्फा बीटा वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसलिए मैं वो पहले लिख देता हूँ। सम ऑफ रूट का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है माइनस का b/a। ठीक है, माइनस का b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होगा, POR लिख देता हूँ, तो C/a। ठीक है, ये फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, अब सम ऑफ रूट क्या है, मतलब हमारे पास रूट तो अल्फा बीटा है ना, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होंगे, ऐसा ही है ना भाई। और b/a, मतलब b और a की वैल्यू क्या है इस इक्वेजन के तहत। इस इक्वेजन को अगर हम कंपेयर करवाएं, हमें पता है कि जो जनरल इक्वेजन होती है वो होती है ax² + bx + का c, ऐसा ही होता है ना भाई। तो जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है वो a के इक्वल होता है, तो x² के साथ यहाँ पे क्या है, p है, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, p के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से b है, तो q जो x के साथ होता है वो b होता है, तो x के साथ q है, तो b इक्वल आ गया q के। ठीक है, और जो आखिरी वाला होता है कांस्टेंट, वो c के इक्वल होता है, तो c किसके बराबर आ जाएगा, वो भी q है, मतलब b और c दोनों q हैं। अच्छा, तो अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a है, तो माइनस का b/a के लिए मैं क्या कर दूंगा, b मुझे पता है q के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस का q/p। ठीक है, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके बराबर है, c/a के, तो c क्या है, q है, और एक p है, तो q/p। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। अब क्या करें भाई, अब तो हमने ये निकाल लिया सर, अब हम इसको उठाएंगे और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या हो गया, √α/बीटा प्लस √β/α, राइट। ये सवाल है हमारे पास। अब मैं क्या है इसको इस तरह लिख सकता हूँ भाई, रूट दोनों के ऊपर है ना, मैं अलग अलग करके लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा √β/√α। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लूँगा मैं, एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, √α × √α प्लस √β × √β डिवाइडेड बाय अल्फ़ा और √β, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर यहाँ से सेपरेट करवाऊँ, सो अब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी दो नंबर सेम आ जाते हैं √2 मल्टी, तो वो एक ही दफ़ा लिखा जाता है नंबर, मतलब रूट के अंदर जो भी नंबर हो वो एक दफ़ा लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर दोनों सेम अल्फ़ा है, तो इसको एक दफ़ा लिख दो, अल्फ़ा आ गया, प्लस बीटा भी सेम है रूट के अंदर, तो एक दफ़ा बीटा आ जाता है। इस तरह सॉल्व करते हैं इसको। रूट के अंदर अगर दो सेम चीज़ें आ जाएँ तो वो सेम ही रहती हैं, और नीचे क्या हुआ, √α/β आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट करवा दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है भाई, जो हमने निकाली, माइनस का q/p, माइनस का q/p पुट करवा दिया। एंड अल्फ़ा/बीटा की वैल्यू क्या है भाई, q/p, तो √q/p आ जाएगा। ठीक है, अब इस अंडर रूट को आप पावर में भी लिख सकते हो, ऐसा ही है ना भाई, q/p की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 ही होता है। अब एक रूल आपको पता है, बेसिस सेम होती है, पावर सेट होता है मल्टीप्लिकेशन में, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है कोफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड में हो फिर क्या होगा, लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे n² / n
है, ठीक है। तो n की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेसिस सेम डिवाइड में तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, 2 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो माइनस का क्यू अपॉन पी एक दफ़ा लिखूंगा और 1 क्योंकि इसकी पावर में 1 है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा हमेशा, ये बात याद रखना, उल्टा नहीं कर देंगे। तो 1 माइनस का 1/2 और 1 माइनस का 1/2 कितना आता है बच्चों, 1 माइनस का 1/2 आता है 1/2 ही आता है। तो 1/2 इसका आंसर आ गया। अब चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस का क्यू अपॉन पी। तो सिंपल है, ईजीएस्ट शिट भाई, क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, बच्चे सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा ही होगा, सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक रूट ये है 1 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये जो इक्वेशन में अननोन है ए की वैल्यू फाइंड करनी है और रिमेनिंग रूट्स भी निकालने हैं, ठीक है। मतलब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मतलब 3 रूट्स आएंगे, तो बाकी 3 रूट्स भी निकालने हैं और ए की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपको पता है कि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ होती है जब क्यूबिक इक्वेशन आ जाए। क्यों, क्योंकि इसके हम ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो मैं क्या करता, या तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेता या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता, तो आराम से मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं एक्स की। लेकिन यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू रिड्यूस इट इन अ क्वाड्रेटिक डिवीजन, और फिर उसके बाद हम मिडिल टर्म लगाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है भाई, सिंथेटिक डिवीजन ये होती है कि आपने जो है वो इक्वेशन के अपने कोफिशिएंट्स यहाँ लिखने सारे, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ लिखने, एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट, अगर मैं इक्वेशन यहाँ उतार लूँ तो ये देखें, एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, तो 1 आ गया। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -3 है, तो यहाँ पे आ गया -3 है। एक्स के साथ कौन सा है -1, तो -1 आ गया और 6 आ गया, राइट। अब यहाँ पर देखो तो 1, अच्छा अब यहाँ पर देखें 1 रूट जो है ना वो 1 ही है, ठीक है, 1 ही है। तो मैं 1 को क्या करूँगा, मैं 1 को यहाँ लिखवा दूंगा, ठीक है, 1 को यहाँ लिखवा दूंगा। इसका मतलब 1 रूट का मतलब पता है क्या है, कि अगर आप 1 को यहाँ पुट करते हो इस इक्वेशन के अंदर तो आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। ये चेक कर लेंगे, आप बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। तो 1 जो है वो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो 1 से आपने शुरू करना है। अब रिमाइंडिंग थ्योरम होता है क्या है, जो कॉन्स्टेंट है ना, जो कॉन्स्टेंट 1 उसको आपने एज इट इज़ नीचे उतार देना है, ठीक है, एज इट इज़ नीचे उतार देना है, ये आपका सिंथेटिक डिवीजन हो जाएगा। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 = 1 ही होगी और इसको इधर लिख देना है। अब जो इधर लिखा है ना -3 है और इसको प्लस करवा देना है। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, 1 -3 है, ठीक है। -3 +1 लिखो या 1 -3 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये 1 -3 एज इट इज़ इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो -1 प्लस का 1 -3 एडिशन करना है ना, -1 + 1 कैंसिल, तो सिंपल सा 3 बचेगा, -3। अब इस -3 को इधर आप 6 के नीचे एज इट इज़ उतार दो। अब 6 -3 है तो ये आपका बन जाएगा 6 -3 है। सो ये आपका सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व हो गया। और ये जो आखिरी लास्ट टर्म बचती है ये होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर जो है वो रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर इसका 0 होना चाहिए। रिमाइंडर 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये 1 पुट करने से जब इक्वेशन 0 हो रही है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर तो कुछ ना कुछ नहीं बचेगा ना। तो 6 -3 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू ईजिली आ जाएगी, 6 = 3 है और ए की वैल्यू आ गई 6/3 और ए आ गया 2। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेकिन अभी आधा सवाल हुआ है भाई, जो है वो अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अपनी इक्वेशन निकालेंगे, राइट। नाउ अब क्या करेंगे भाई, रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया तो सिंथेटिक डिवीजन क्या करती है भाई, क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस कर देती क्वाड्रेटिक में, फिर हम उसके ऊपर मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक जो भी हमारी मर्जी है वो लगा देंगे फार्मूला और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो आंसर्स आए ना भाई, ये 1 x² का कोफिशिएंट हो जाएगा, 1 -3 x का हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस का 1 -3 का x और -3 है = 0, ये हमारे पास आ गई। अब लेकिन मसला यहाँ पे क्या है भाई, ए आ रहा है, ए अननोन है, लेकिन ए की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं। तो ए की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों, 2 पुट कर देंगे। तो 1 -3 × 2 x -3 × 2 = 0 आ गया। तो ये हो जाएगा x² प्लस का 1 -3 2 6, तो ये आ गया -5x और प्लस माइनस माइनस, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -5x -6 = 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई भाई। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक का यार मैं तरीका इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए किस तरह करते हैं, आपको पता हो, बस मैं ऊपर से बता देता हूँ भाई। देखो ये जो बीच का नंबर है ना, इसको इस तरह ब्रेक करोगे, प्लस माइनस करके जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके वही सेंटर वाला नंबर बने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके
इन दोनों का प्रोडक्ट बने, लास्ट वाले का और पहले वाले का, मतलब पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x² बने और प्लस माइनस करके 5x ही बने। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? वीडियो पॉज करके जल्दी से सोचेंगे भाई। अगर मैथ अच्छी है तो मेरे स्टूडेंट हो, मैथ अच्छी होनी चाहिए, मुझे जो है फ़ख्र होता है ऐसे बच्चों पे जिनकी मैथ अच्छी होती है। तो x² यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस एक्स। अगर ये 6 और 1 दो नंबर ऐसे हैं जिनको मैं प्लस करूँगा, देखें माइनस का 6 प्लस 1 कितना बनेगा, -5, वही बन रहा है। माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना बनेगा, माइनस का 6x² ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमने मिड टर्म कर दिया। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x-6। यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, x-6। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर मिडिल टर्म आपको जो है वो लग रहा है कि आपने गलत करी है, तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ना, ये कभी भी सेम नहीं आते। इसका मतलब अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने भंड करा है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब मैंने कहाँ भंड मारा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-6 इंटू x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक वैल्यू x की आ गई यहाँ से भाई, एक वैल्यू 6 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1 आ जाएगी। सो आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ईजिएस्ट शिट था भाई, एक ही वैल्यू भी निकाल ली और बाकी रिमेनिंग रूट्स भी निकाल लिए। सो आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पॉज करके बार बार देखें। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, 99% इम्पॉर्टेंट है ये, समझ लो। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि भाई ये आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन का एक ना एक सवाल लाजमी आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, 11 माइनस का 3x डिवाइड बाई x-1 x+3। ठीक है, आप पार्शियल फ्रैक्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये लगता कब है और कब लगता है। तो न्यूमरेटर डिग्री जो होगी ना, वो हमेशा छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर डिग्री के। सर ये क्या मुश्किल बातें कर दी, चलो भाई बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये देखो, मेरे पास है ऊपर x/x+1 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की पावर में 1 है ऊपर, नीचे इधर x की पावर में 1 है और x+1 की पावर में भी 1 है। 1 + 1 कितना हो गया, 2। नीचे वाली डिग्री बड़ी है, ऊपर वाली कम है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है तभी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होगा। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती तो पार्शियल फ्रैक्शन कभी भी यूज़ नहीं होगा। आई होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा, अब इसके केसेस हैं, अगर दोनों नीचे लीनियर फैक्टर हैं, यहाँ पे देखें सवाल में लीनियर है, तो आप ये वाले इस तरह ब्रेक करेंगे, a अपॉन में आ जाएगा और b अपॉन में आ जाएगा। लेकिन अगर वो क्यूबिक है तो a अपॉन b फिर a के साथ, फिर b के साथ और c के साथ आएगा। लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक है तो फिर इस तरह लिखेंगे, फिर ये है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने जो है वो लीनियर वाला उठाया है। ठीक है, लीनियर वाले ही ऑलमोस्ट आते हैं, तो आई होप कि आप ये समझ जाएंगे। तो 11 माइनस को 3x अपॉन x-1 अपॉन x+3, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं भाई। 11 माइनस का 3x अपॉन, अच्छा यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोग बोर हो गए होंगे, पर्पल पर्पल देख देख के बोलेंगे सर क्या हो गया। अच्छा, तो यहाँ ग्रीन कलर ले लेते हैं, ग्रीन भी अच्छा कलर है। 11 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय क्या है भाई, x-1 और x+3। अब ये लीनियर फैक्टर है तो इसको किस तरह ब्रेक करेंगे बच्चों, a अपॉन x-1 प्लस का b अपॉन x+3, ऐसे ही होगा ना भाई। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई बच्चों। एलसीएम कैसे लेंगे सर, a x+3 इधर आ गया प्लस b x-1 इधर आ गया और नीचे तो यही रहेगा x-1 और x+3, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा, 11 माइनस का 3x। तो बच्चों गला बैठ गया मेरा तुम लोगों के लिए बोल बोल के, भाई सपोर्ट करो ताकि और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँ, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज सेम है तो इनको आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो, ऐसा ही है ना भाई। तो बचेगा क्या, 11 माइनस का 3x, पार्शियल फ्रैक्शन हो रहा है, बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ईजीएस्ट शिट है भाई। ठीक है, प्लस का b इंटू x-1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि भाई मुझे x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे मेरे पास a की वैल्यू 0 हो जाए या b की, या तो आप पहले a के लिए कर लो या b के लिए कर लो, बात एक ही है। मैं a के लिए कर रहा हूँ, तो a के लिए बच्चों जल्दी सोच के बताओ, अगर मैं x की जगह यहाँ पे -3 पुट करूँगा तो -3 + 3 कैंसिल आउट, 0 और 0 इंटू a 0 हो जाएगा, a वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने -3 पुट किया, तो अब पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे देखो 11 माइनस का 3x था तो -3 आ गया, इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 3 आ गया, प्लस का b x-1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 आ गया, इक्वल टू a इंटू +3 -3 कैंसिल, तो a इंटू 0 और प्लस का b x-1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, 11 + 9 कितना होता है बच्चों, 20 और a इंटू 0 0 और b इंटू x-1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे सॉरी x की जगह -3 इधर भी तो पुट होगा ना, तो 20 इक्वल टू b इंटू -3 -1, तो ये हो गया 20 इक्वल टू
माइनस का 4b, ठीक है। और b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 20/4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो b इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 आ गया। अच्छा, अब इस b की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे और तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऐसा ही है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारे पास मतलब इसके लिए क्या होगा। अब हमने a के लिए तो कर लिया ना, a के लिए 0 पुट कर, अब हमें b की वैल्यू तो आ गई, अब हम b को 0 बनाएंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। तो आप समझ रहे हैं स्ट्रेटजी किस तरह मैं कर रहा हूँ, पहले मैंने a को 0 किया ताकि b की वैल्यू आ जाए, अब मैं b को 0 कर रहा हूँ ताकि a की वैल्यू आए। सर क्या हम पहले b को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू, मैं तो आपको हर चीज़ की इजाज़त देता है, खुला लाइसेंस है, कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन अच्छे से करो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि b की, अगर मैं यहाँ पे b को 0 करना चाह रहा हूँ तो x की क्या वैल्यू पुट करूँगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा और b 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू +1 क्योंकि -1 ऑलरेडी है तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखते हैं इन इक्वेशन 1, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 11 माइनस का 3x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, a इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे आ गया प्लस का b इंटू एक्स माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे x की 1 पुट कर दो बच्चों, तो माइनस का 3 इंटू 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3 प्लस का b 1 - 1, राइट। तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 3 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 3 होता है, 1 + 3 4a, और ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो b इंटू 0 0 ही हो गया। तो 11 - 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 11 - 3 7 ही होता है ना, 8 होता है, सॉरी मेरी मैथ भी ख़राब हो गई आप लोग को पढ़ा के। अच्छा, तो 11 - 3 8 इक्वल टू 4a, ठीक है, आ गया। अच्छा, अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8/4, तो a आ गया मेरे पास 2, ठीक है, a आ गया मेरे पास 2। तो b की वैल्यू हमने जो निकाली वो आई मेरे पास -5, a की वैल्यू आ गई 2। अब इस दोनों वैल्यूज़ को हम ओरिजिनल जो हमारे पास सवाल था ये जो हमने बनाई थी पार्शियल फ्रैक्शन से, उसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो नाउ जल्दी से पुट करते हैं भाई, क्या था हमारे पास 11 माइनस का 3x, ठीक है, 11 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय x -1 x प्लस 3 इक्वल टू a की जगह क्या पुट करेंगे 2/x -1 प्लस का -5/x प्लस 3। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आपको समझ में जो है वो बड़े इजी तरीके से मैंने ये सॉल्व करवाया। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ईजीएस्ट शिट, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैट्रिसेस से मैंने सवाल उठाए, ठीक है, ये सारे सेक्शन बी के सवाल आते हैं। लॉन्ग के लिए मैट्रिसेस से मैं आपको वीडियो में ही बता रहा हूँ, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन, इसमें से लाजमी एक आएगा, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो में अगर बनाऊँगा, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे तो, ठीक है, तो आप लोग इसलिए मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं ईज़िली वीडियोस बना सकूं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, इस सवाल के अंदर मैट्रिसेस है, ठीक है, हमें a b और c d की वैल्यू निकालनी है, सही है। सो इस क्वेश्चन में जो है वो हमें a b c d की वैल्यू निकालनी है। अब भाई देखो, मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम होता है तभी जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑर्डर शुड भी सेम होना चाहिए भाई, ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है, ऑर्डर शुड बी सेम। मतलब यहाँ पे देखें, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स, तो ये एडिशन के लिए हो सकते हैं। अगर यहाँ 3/2 का होता तो ये कैंसिल, नॉट पॉसिबल, इसका आंसर हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, देखें, अब मुझे पता है कि भाई ये वाला एलिमेंट इससे प्लस होगा, ये वाला एलिमेंट इससे होगा, ये वाला एलिमेंट इससे प्लस होगा, ये वाला इससे होगा। तो a के साथ क्या प्लस हो जाएगा बच्चों, a + 3, b के साथ क्या प्लस हो जाएगा -1, तो b -1 हो गया। इसके साथ क्या हो जाएगा c + 1, और इसके साथ क्या हो जाएगा d + 0, ठीक है, ये आ गया। और इसको इक्वेट किससे कराना है 1 0 0 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है a + 3 b -1, ठीक है, वही चीज़ जो है वो, अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इक्वेट करवाऊँ इसको, तो ये देखें
मेरे पास ईजिली आ जाएगा। a+3 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, b-1 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, c+1 0 के और d+1 1 के। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ a+3 = 1, यहाँ पे आ जाएगा b-1 = 0 और यहाँ पे आ जाएगा c+1 = 0 और ये आ जाएगा d+0 = 1। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो यहाँ से देखें तो a = 1 - 3 और b = 1 आ गया, ठीक है। तो a = आ गया -2, ठीक है। यहाँ से c = आ जाएगा -1 और d की वैल्यू आ जाएगी 1। सो ये देखें यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली -2, b की वैल्यू निकाल ली 1, ठीक है। c की वैल्यू मैंने निकाल ली -1, इसकी d की वैल्यू मैंने निकाल ली 1। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी भाई, ठीक है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, बस जस्ट हमने दोनों को यहाँ पे ऐड करवाया है और फिर उसके बाद इक्वेट करवा दिया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ईजीएस्ट शिट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है भाई। तो आखिर इख्तिताम तक हम पहुँच गए। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने जो है वो सेक्शन बी के अंदर फुल मार्क्स गेन कर लिए हैं इंशाल्लाह। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब आपने देखें भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब ए अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा 0 के इक्वल होना चाहिए, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम उसने ना हमें जो है वो सवाल में ही आंसर बता दिया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, उसको 0 का इक्वेट करवा दूंगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। क्यों? क्योंकि उसने पहले से बता दिया कि भाई मैट्रिक्स सिंगुलर है। मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। अब यहाँ पे कुछ शाकार बच्चे होते हैं, आइंस्टाइन की औलादे, वो क्या करेंगे, सर इसका सिंगुलर 0 है तो मैं एक्स की कोई ना कोई वैल्यूज डाल के देखता रहूँगा, जहाँ पे 0 आ जाएगा तो वो मेरा आंसर हो जाए। अबे भाई ये 3 नंबर का सवाल या 4 नंबर का सवाल आएगा, अगर तू यही करेगा ना तो भाई फिर पूरा पेपर तो छोड़ ही दो, पास भी हो जाओ बड़ी बात है, ठीक है। सो जो इसका ओरिजिनल मेथड है उसी से करना है, ठीक है। क्योंकि कोचिंग में एक बच्चे ने इस मेथड किया था और मुझसे बहस भी कर रहा था, तो इसलिए मैंने तुम लोग के सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखो 5x - x x+1 2 4 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की साइन ये होती है। अब इसके ऊपर आप क्या लगा दो, AD - BC, मतलब बटरफ्लाई मेथड, ठीक है। वो वाली बटरफ्लाई नहीं जो तुम लोग तरस रहे हो जिनके लिए ये दूसरी बटरफ्लाई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, AD - BC, राइट। तो A × D और BC, ये मेरे पास A होता है, ये मेरे पास जो है वो D होता है, ठीक है। ये मेरे पास BC AD, हाँ B होता है और ये C होता है। तो मैं A × D करना है, तो 5 - x × 4 आ गया, ठीक है भाई। फिर बीच में माइनस की साइन और B × C, मतलब 2 × x+1 = 0, ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, अब ये 4 × 5 क्या हो जाएगा, 4 5 20 माइनस का 4x और ये आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2 = 0, ठीक है। 4x और 6 कितना हो गया, माइनस का 6x और प्लस का 20 माइनस का 2 = 0, ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये आ जाएगा 20 में से 2 निकाल दो, कितना बच्चा है भाई, 18 बचता है। तो ये आ गया माइनस का 6x और ये प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा। तो x = माइनस का 18 अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 = 6 6 3 = 18 और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत ईजी था, ठीक है। ईजीएस्ट शिट, सिंपल एज हेल। हमने जो है वो बस सिंगुलर मैट्रिक्स था, मैं पहले से बता दिया था, हमने डिटर्मिनेंट को 0 का इक्वेट करवाया और यहाँ पे AD - BC कर दिया। सो जो मैं आपको तब बता रहा था वो बच्चे ने यही किया था, उसने तुक्के से बस 3 पुट किया तो उसका आंसर जो है वो 0 ही आ गया। तो वो मुझे बताने लगा, सर ये देखें, मतलब मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू तो 3 है। तो भाई वो तुक्का तुमने 3 मार दिया, अब तो हज़ारों नंबर हैं, इन्फिनिटी तक है, तो तुम क्या पुट करके देखते रहोगे। तो इसका जो एक्चुअल मेथड है वो यही है, ठीक है। इसी मेथड से आपने करना है। और तो ये वीडियो इख्तिताम पर पहुँची, बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं मेरे साथ तो आपके भी बहुत ज़्यादा पेशेंस है, दैट सी बात है, इतनी बड़ी वीडियो देखना। अब आपने वीडियो तो देख ली है, लेकिन इसको जो है वो आपने प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी मैट्रिक क्लास में है, ठीक है। तो उनके अगर मैथ में 90 अबव मार्क्स चाहते हो तो भाई ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी शेयर करो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी है या नहीं लगी, ठीक है। अगर मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मैं सेक्शन C के ऊपर भी 1 शॉट लेके आऊँगा और ऐसे सवाल लाऊंगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो आएंगे। ये तो मैंने कहा है ना कि फिर भी मतलब चलो कि एज इट इज़ नहीं आएंगे तो इस तरह टाइप के आ जाएंगे, लेकिन मैं लॉन्ग के बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो इसको जो है वो अच्छा मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लेके आऊँ। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपके मैथ का पेपर बहुत अच्छा करे, बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथमेटिक्स पेपर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।